सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। भारतवर्ष के हजारों साल के इतिहास में एक ऐसा गौरवशाली क्षण आया था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उसे याद करते रहेगी। वो क्षण क्या था, उस क्षण को साकार करने में किसका बहुमूल्य योगदान रहा था, इस बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये क्षण आया था 16 दिसंबर 1971 को शाम को 4:31 पर। इस क्षण को वास्तविकता में उतारने के लिए, इसे मूर्त स्वरूप देने के लिए जिस नायक ने अपनी सारी कला, अपना पूरा सैनिकी जीवन, अपनी कटिबद्धता दांव पर लगा दी थी, उस नायक का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जैकब। जनरल जैकब उस समय ये मेजर जनरल के अहदे पर पूर्वी पाकिस्तान में, आज का जो बांग्लादेश कहलाता है, वहाँ पर तैनात थे। अब इस घटना को समझने के पहले हमें इतिहास में काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, उस समय एक रैटक्लिफ कमीशन बनाया गया था। उस रैटक्लिफ कमीशन ने पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान, ये दो हिस्से बनाए। पश्चिमी छोर पर पंजाब का विभाजन हुआ, पूर्वी छोर पर बंगाल का विभाजन हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में जो हिस्से थे उसमें पंजाब, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, ये इलाके थे, जबकि पूर्वी छोर पर बंगाल था। ये दोनों ही जो विंग्स थे पाकिस्तान के, इसमें लगभग 1000 किलोमीटर का फासला था, यानी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान में पूरी बंगाली आबादी रहती थी। उसमें बहुमत तो मुस्लिम्स का था, लेकिन हिंदुओं की तादाद भी उल्लेखनीय थी। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबियों का दबदबा था और आज भी है, फौज में भी था और प्रशासन में भी। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में जो अनबन शुरू हुई, उसकी नींव 1948 में ही डाली गई थी। पहली बार विभाजन के बाद जब पाकिस्तान के क्रिएटर जनक मोहम्मद अली जिन्ना पूर्वी पाकिस्तान गए, तो उन्होंने ऐसे संकेत दिए कि पूरे पाकिस्तान की एक ही भाषा होगी, अधिकृत भाषा, और वो होगी उर्दू। इसका पूर्वी पाकिस्तान में पुरजोर तरीके से विरोध किया गया था, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, बंगाली अस्मिता ये काफ़ी उफान पर उस समय भी थी, आज भी है। उन्हें अपने भाषा, अपने संस्कृति पर हमेशा ही अभिमान रहा है। तो उस समय विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध को जैसे तैसे दबाया गया, लेकिन पूरी तरह से वो दब नहीं सका। पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें कभी मजबूत नहीं हुई। पहली बार सेना ने 1958 में सत्ता की बागडोर संभाली और उस समय के पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल अयूब खान ने सत्ता हासिल की। 58 से 1966 तक वो पाकिस्तान के हुक्मरान बने रहे। 1965 में भारत से साथ मुंह की खाने के बाद उन्हें वो पद छोड़ना पड़ा। इसके पहले 1951 में अधिकृत रूप से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ऐसा ऐलान किया कि उर्दू ही दोनों पाकिस्तानी पूर्वी और पश्चिमी छोर की अधिकृत भाषा होगी। उसके खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में काफ़ी हिंसक झड़पें हुई, कई लोगों की मौतें हुई। सेना ने वो विद्रोह तो कुचल दिया, लेकिन वो अस्मिता को दबा नहीं सकी। ये अस्मिता अपना अकराल रूप धारण करती गई। 1967 में पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने एक प्रसिद्ध बंगाली नेता शेख मुजीबुर रहमान, इनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया और उस मुकदमे में ऐसा आरोप लगाया गया कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, उसे विभाजित करना चाहते हैं। वो जो मुकदमा दायर किया गया, उसको अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस से नाम से ही जाना जाता है। वो मुकदमा तो 1969 में वापस लिया गया और 1969 में पाकिस्तानी डिक्टेटर जनरल याया खान ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, ताकि पश्चिमी और पूर्वी छोर के नेताओं के बीच में कुछ सुलह सफाई हो सके। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस
वो मीट विफल रही। उसके बाद दिसंबर 1970 में उसके बाद दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पहली बार आम चुनाव हुए। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में उस समय कुछ 300 सीटें थी। पूर्वी पाकिस्तान में 162 और पश्चिमी पाकिस्तान में 138। उस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में जो 162 सीटें थी उसमें से शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को 160 सीटें मिली थी, यानी 2 सीटें को छोड़कर उन्होंने सभी सीटों पर विजय हासिल की थी। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में जो 138 सीटें थी उसमें से 81 सीट्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाली पीपल्स पार्टी ने हासिल की थी। इसका यह स्पष्ट मत था कि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में हासिल हो गया था। तो लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार वे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी जो पंजाबी लॉबी थी वो किसी भी हालत में शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने के पक्ष में नहीं थी। 2-3 महीने चुनाव के बाद काफ़ी गहमा गहमी चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंततः 25 और 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और उसी के साथ एक क्रूर और अत्याचारी दमन चक्र की शुरुआत हुई। एक क्रूर गर्मा समझे जाने वाले पाकिस्तानी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान की मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करके वहाँ पर नियुक्ति हुई। उसके बाद अत्याचारों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि भारी संख्या में बंगाली नागरिक भारत में आसाम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा राज्य में घुसना शुरू हुए। ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई। नवंबर आते आते इनकी संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गई। भारत ने इस संकट को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान किया, लेकिन जैसा कि उस समय की राजनीति थी, जियोपॉलिटिक्स था, सारी दुनिया, पूरा इस्लामिक जगत, पश्चिमी जगत ये पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जबकि भारत के साथ सिर्फ सोवियत यूनियन और उसके कब्जे इन्फ्लुएंस के अंडर जो देश आते थे उसे वार्सा पैक्ट कंट्रीज़ कहा जाता था या ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था। यही देश 9 देश यूएसएसआर के साथ भारत के साथ खड़े थे। भारत के साथ खुद भारत के अलावा सिर्फ भूटान ही हमारा साथ देने को खड़ा हुआ था। बाकी हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ नहीं थे, या तो वो हमारे खिलाफ थे या वो न्यूट्रल थे। तो ऐसी परिस्थिति उस समय थी। तो 5, 6, 7 महीने हमने काफ़ी कोशिश की कि इसमें कुछ हमारा बोझ कम हो रेफ्यूजियों का। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई, लेकिन नतीजा बेअसर रहा। अंततः यही फैसला हुआ कि इस समस्या का निराकरण, समाधान सिर्फ युद्ध से ही हो सकता है। और भारत ने भी युद्ध की तैयारी की। पश्चिम बंगाल में या उसके सटे पूर्वी पाकिस्तान में नदियों का सब जाल बिछा हुआ है। गंगा, पद्मा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, ये कई नदियां हैं। तो उस समय जून जुलाई में तो युद्ध करना संभव नहीं था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि उसी समय युद्ध हो और बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन उस समय के हमारे आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि समय मैं तय करूंगा और 100% सफलता की मैं गारंटी दूंगा। उसके अनुसार उन्हें समय दिया गया। 3 दिसंबर 1971 को यह युद्ध की शुरुआत हुई। शुरुआत ऐसी हुई कि पश्चिमी छोर पर पाकिस्तानी वायुसेना ने हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा जो एयरफोर्स के स्टेशन थे उस पर शाम को 5:45 बजे हमला बोल दिया गया, और स्थल, वायु और समुद्री तीनों मोर्चे पर युद्ध ने रफ्तार पकड़ी। फुल स्केल वॉर का ऐलान हुआ मध्यरात्रि को। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया 12, 12:30 के समय, और ऑफिशियली युद्ध का ऐलान हुआ। हमने पश्चिमी छोर पर सफलता प्राप्त की। राजस्थान के ज़रिए हम सिंध में प्रवेश हुए। 5000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी इलाका हमने हथियाया। कश्मीर में भी कुछ इलाके, गलगित बाल्टिस्तान में हम 5-6
पाकिस्तानी गांव को छीनने में सफल हुए, लेकिन कश्मीर के कुछ हिस्सों में हमें असफलता मिली। वो असफलता थी छम जौहरिया नाम का एक सेक्टर है, जहाँ पर 1965 में भी भीषण लड़ाई हुई थी, लेकिन हम उस मोर्चे पर भी निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सके थे, इस समय भी नहीं कर सके। तो ये ऐसा मिला जुला यश और अपयश हमारे पश्चिमी छोर पर था। पूर्वी छोर पर दिसंबर के पहले हफ्ते तक हम ढाका को छोड़कर बाकी सभी पूर्वी पाकिस्तानी जिलों पर कब्जा कर चुके थे। अब ढाका को ही हासिल करना बाकी था। अब उधर राजनीतिक रंगमंच पर क्या खेल खेला जा रहा था, ये भी जानना ज़रूरी है। दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सभा की सेशन चालू था न्यूयॉर्क में, हम पर दबाव था। 8 दिसंबर 71 को भारत के खिलाफ अर्जेंटीना द्वारा पुरस्कृत एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में 104 देशों ने भारत के खिलाफ वोटिंग किया, जबकि भारत समेत सिर्फ 11 देशों ने भारत का साथ निभाया। 20 से ज़्यादा देशों ने न्यूट्रल रहना, तटस्थ रहना ही बेहतर समझा। अब ये प्रस्ताव यदि लागू होता था तो हमें बांग्लादेश से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से सेनाएं हटाना ज़रूरी था, और वो हमारे लिए नुकसान साबित हो सकता था। उस समय सोवियत संघ हमारे सहायता के लिए आया, और जब ये प्रस्ताव स्वीकृति के लिए, रेटिफिकेशन के लिए, एनफोर्समेंट के लिए जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंचा, तब सोवियत यूनियन ने हमारे लिए वेटो पावर का इस्तेमाल किया गया। उसी दिन 8 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में। 10 दिसंबर को अमेरिका ने फिर दूसरा प्रस्ताव लाया, और वही बातें दोहराई गई जो 8 दिसंबर के प्रस्ताव में थी। उस प्रस्ताव को भी सोवियत संघ ने 2 बार वेटो किया। तो इतिहास ये बताता है कि 72 घंटे में 8, 9 और 10 इन 3 दिनों में सोवियत संघ ने भारत के लिए 3 बार वेटो का पावर इस्तेमाल किया, राइट इस्तेमाल किया, और भारत का बचाव किया। लेकिन जब हालात ऐसे बने कि सोवियत संघ भी हमारा बचाव नहीं कर सकता है, ऐसी स्थितियां पैदा हुई, क्योंकि 13 दिसंबर को सोवियत संघ द्वारा समर्थित एक और प्रस्ताव पोलैंड द्वारा लाया गया था, और उस प्रस्ताव में ऐसा कहा गया था कि दोनों ही देश युद्धबंदी, सीज़फायर डिक्लेयर करें और अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। ये यदि होता था तो जो बांग्लादेश की निर्मित 16 दिसंबर को हुई, वो कदापि ही संभव नहीं थी, और शायद ऐसी भी परिस्थितियां पैदा हो सकती थी कि रूस और अमेरिका उसमें उलझ जाते, और एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया वो वहाँ पे जंग छिड़ जाती। वियतनाम जैसी स्थिति पैदा होने का बहुत संभावनाएं पैदा हुई थी, इसलिए युद्ध को समाप्त करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया था। इस बीच 8 तारीख को ही एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 8 तारीख को उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिन्हें कि फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता था, हेनरी किसिंजर, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीनी प्रतिनिधि हुआ इनसे CIA के हेडक्वार्टर में मुलाकात की, और उन्होंने चीन को ये बताया कि यदि आप पाकिस्तान को टूटने से बचाना चाहते हो तो यही उपयुक्त समय है, आप पाकिस्तान के बचाव में, युद्ध में कूद पड़ो। उन्होंने ये दाखिला दिया कि CIA ने पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को, उस समय के जो अमेरिकी अध्यक्ष थे रिचर्ड निक्सन, उन्हें ये इनपुट्स दिए थे कि भारत ने चीन के साथ सटी पूरी सीमा खुली छोड़ दी है, और सारी फौज उसने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर पाकिस्तानी सीमा पर लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि यही समय है, आप भारत पर हमला कर दो। देखिए आज स्थिति क्या है। आज अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। 1962 में भी अमेरिका हमारे साथ खड़ा था, लेकिन उस समय वो चीन को उकसा रहा था, एक कम्युनिस्ट देश को, कि वो एक लोकतांत्रिक देश पर हमला किया जाए। यही एक राजनीतिक रंगमंच की एक खूबी है, एक विडंबना भी है। तो ये जो पॉलिटिक्स ऐसे बदलते रहता है। लेकिन उस समय चीन ने ये करना बेहतर नहीं समझा। उसके एक अलग दाव पेश थे। पाकिस्तान के लिए तो वो हर चीज़ करना चाहता था,
लेकिन वो खुद युद्ध में अपनी फ़ौज भेजना नहीं चाहता था। यह चीज़ें आज तक बहुत कम सार्वजनिक रूप से आई हैं। इस घटना को सार्वजनिक रूप से लाने का श्रेय एक अमेरिकन ऑथर को जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है चाइना पाकिस्तान एक्सिस। इस किताब में मैंने जो अभी घटनाक्रम आपको सुनाया उसका सविस्तर वर्णन किया गया है। तो अंततः चीन तो उस लड़ाई में नहीं कूदा। फिर 10 दिसंबर 1971 को अमेरिका ने यह कहते हुए अपना एक युद्धपोत हिंद महासागर की ओर, इंडियन ओशन की तरफ भेजा कि भारत की ओर से और अमेरिकन हितों को हानि पहुंचाने के लिए सोवियत संघ ने अपने 3 युद्धपोत इंडियन ओशन में दाखिल कर दिए गए। ऐसी दलील देते हुए अमेरिका ने भी अपना एक बहुत ही शक्तिशाली 7वां बेड़ा बोलते हैं जिसे, एक एंटरप्राइज नाम का प्लेन कैरियर था, उसे 10 दिसंबर 1971 को ईस्ट चाइना सी में एक गल्फ ऑफ टोंकिन नाम का एक सैनिकी बेड़ा, ईस्ट चाइना सी में गल्फ ऑफ टोंकिन नाम का एक स्थान है जहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा उस समय मौजूद था। वो इसलिए मौजूद था कि उस समय वियतनाम वॉर अपने चरम सीमा पर था। बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी फौज वहाँ पे थी, तो वो एंटरप्राइज को उन्होंने रवाना कर दिया बे ऑफ बंगाल की तरफ, जाके वो पाकिस्तान को टूटने से बचा सके। तो हमारे लिए एक निर्णायक घड़ी आ गई थी कि युद्ध का समाप्ति यदि जल्दी न होती तो बांग्लादेश की निर्मित होना असंभव था। तो हमने पूरी जोर लगाई और 13-14 तारीख आते आते वो जंगी बेड़ा मलाक्का जलडमरू, जिसे का मलाक्का स्ट्रेट कहते हैं, वहाँ पर आ पहुँचा 15 दिसंबर को। और वो इंडियन ओशन में दाखिल होने ही वाला था पाकिस्तान के बचाव में, तभी 16 तारीख को युद्ध की समाप्ति हुई। और ये युद्ध की समाप्ति कैसी हुई? 14 तारीख को उस समय के भारतीय सेना प्रमुख ने मेजर जनरल जैकब को ये सलाह दी कि वो तुरंत पाकिस्तानी हुक्मरान, वहाँ के जो फौजी चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी, उनके साथ संपर्क स्थापित करे और सरेंडर के लिए उनको मनाएं। 14 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल, उस समय वो मेजर जनरल थे, मेजर जनरल जैकब ने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि किसी भी हालत में आपको भारतीय सेना के सामने हथियार डालने हैं, समर्पण करना है। नियाज़ी युद्धबंदी के लिए तो राज़ी हुए, लेकिन वो समर्पण के लिए तैयार नहीं हुए। तब उन पर दबाव डाला गया कि नहीं, आपको सरेंडर होना ही पड़ेगा। आप यदि सरेंडर नहीं होते हैं तो हम आपकी जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। उस समय भी नतीजा नहीं निकला। तब 16 तारीख को सुबह जनरल मानेकशॉ ने कलकत्ते में, जनरल जैकब उनका ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था, वहाँ पे उनको फ़ोन किया कि आप तुरंत ढाका चले जाइए और नियाज़ी को समर्पण के लिए उस पर दबाव डाला जाए। इस बीच 15 तारीख को जनरल जैकब ने एक सरेंडर मेमो का एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट बनाया था और वो ड्राफ्ट फैक्स के ऊपर जनरल मानेकशॉ को स्वीकृति के लिए भेज दिया था। वो ड्राफ्ट तो उन्होंने अप्रूव किया और वो ड्राफ्ट लेकर 16 तारीख को लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ढाका पहुँचे। उसके पहले दिन 15 तारीख को ढाका के गवर्नर हाउस में एक मीटिंग होने वाली थी जनरल नियाज़ी और वहाँ के गवर्नर पर। ये खुफिया तंत्र ने ये सूचना हमारे सेना को दे दी थी। उसके बाद एयरफोर्स को कांटेक्ट किया गया और ये फैसला किया गया कि जिस समय ये मीटिंग होने वाली थी उसी समय उस गवर्नर हाउस पर बमबारी की जाए। उसके खुफिया जो इनपुट्स थे उसके अनुसार वो मीटिंग हुई, वो सूचना सही निकली और हमने हमला बोल दिया। उस हमले का नतीजा ये हुआ कि पूरा प्रशासन जाग गया और उन्हें अब पता चला कि अब हम जीवित नहीं रह सकते थे। यानी उस समय के जो एक्सपर्ट है वो तो वर्णन ये करते थे कि वो उस समय के जो पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर थे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे सहारा लेना पड़ा था। इतनी दहशत वो हमले ने पैदा कर दी थी। तो याया खान ने भी सरेंडर के लिए स्वीकृति दे दी गई थी। अब विवाद इस बात का था कि सरेंडर किस तरीके से किया जाए। तो 16 तारीख को नियाज़ी के यहाँ जैकब पहुँचे, जनरल जैकब, और उन्होंने उनके सामने वो मसौदा रखा। उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर।
उस मसौदे में ये बातें कही थी कि ये सरेंडर होगा, ये अनकंडीशनल होगा, ये पहली बात। ये सरेंडर सार्वजनिक रूप से होगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, सभी पाकिस्तानी सैनिकों को इंक्लूडिंग नियाज़ी अपने जो व्यक्तिगत हथियार है वो हमारे सामने सुपुर्द करने होंगे। जनरल नियाज़ी समर्पण के लिए तो तैयार हुए, लेकिन कुछ उन्हें झिझक थी। उन्होंने कहा नहीं, ये बंद कमरे में होना चाहिए। उनकी मांग खारिज कर दी गई, नहीं, आपको सार्वजनिक रूप से ढाका के रेस कोर्स मैदान पर ही सरेंडर होना पड़ेगा। ये सुनते हुए नियाज़ी के आंखों में आंसू टपकने लगे। ऐसा खुद वर्णन लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने उनके किताब में किया है। लेकिन वो बोले कुछ नहीं। नियाज़ी ने वो ड्राफ्ट उनके सामने रखा और 3 बार उनसे पूछा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। नियाज़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर लेफ्टिनेंट जनरल अपने सीट से उठे और उन्होंने नियाज़ी से कहा, आपका मौन का अर्थ मैं ये निकालता हूँ कि आपकी इसके लिए स्वीकृति है। और उसके अनुसार शाम को 4:31। अब इसमें भी एक रोचक कहानी है। जब जनरल जैकब ने ये प्रारूप जनरल मानेकशॉ को स्वीकृति के लिए भेजा था, उसमें उन्होंने समय नहीं डाला था। उनका बाकी का प्रारूप तो जैसे वैसे ही अप्रूव हुआ, लेकिन मानेकशॉ ने अपने हाथों से 4:31 ये समय डाला। अब ये और समय क्यों डाला? जनरल जैकब का कहना है कि ये आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या वो कुछ शुभ घड़ी थी? ऐसे कुछ संकेत जनरल मानेकशॉ को मिले थे। ये रहस्य पर पर्दा उठा नहीं और उठेगा नहीं, क्योंकि उस समय के जो 3 जो व्यक्ति थे इम्पोर्टेंट, जनरल मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, जिसके सामने नियाज़ी ने हथियार डाले थे, और लेफ्टिनेंट जनरल जैकब, आज तीनों इस दुनिया में नहीं है। इसलिए इस समय के ऊपर इसकी क्या महत्व था, इसके ऊपर हमेशा ही पर्दा बना रहेगा। तो लेकिन एक्चुअली जो सरेंडर हुआ वो 4:31 को नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट पर आज भी समय 4:31 है, लेकिन जब लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा सरेंडर स्वीकार करने के लिए रेस कोर्स के ढाका मैदान पर पहुँचे, उस समय 4:55 हुए थे। लेकिन लिखित रूप से यही डॉक्यूमेंट बना कि पाकिस्तानी सेना ने 4:31 पर हमारे सामने हथियार डाले। तो ये इस सरेंडर की जो महती है, इम्पोर्टेंट है। अब हम जनरल जैकब के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जनरल जैकब ये बगदादी जू समुदाय से आते हैं। इनका परिवार 18वीं सदी के मध्य में इराक से भारत में स्थानांतरित हुआ था। उस समय कई बगदादी जू परिवार बंगाल में शिफ्ट हुए थे, उनमें इनका भी एक परिवार था। वो शिफ्ट होने के बाद कलकत्ते में वो बस गए। वहीं पे 2 मई 1921 को जनरल जैकब का जन्म हुआ। 1941 में ब्रिटिश इंडिया फौज में वो दाखिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा और मध्य पूर्व के छोर पर, फ्रंट पर उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया। भारत स्वतंत्र होने के बाद उनके और 2 भाई थे, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। वो दोनों भाई इंग्लैंड में जाके बस गए, वहाँ के फौज में वो शामिल हुए। लेकिन जनरल JFR जैकब ने भारत को ही अपनी कर्मभूमि समझकर यहीं पर रहना पसंद किया और वो भारतीय सेना का हिस्सा बने रहे। 1969 में वो मेजर जनरल पद पर आसीन हुए और उनके पास 1971 में बांग्लादेश युद्ध की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। बाकी जो इतिहास मैंने जो बताया है वो तो उनके नाम दर्ज है ही। एक गौरवशाली इतिहास के एक साकार करने वाले व्यक्ति के रूप में इतिहास में उन्हें अजरामर कर दिया है। और ये जितने आसानी से हम कह रहे हैं उतना ये आसान नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, पाकिस्तान की अड़ेल नीति थी। इन सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने भारत के लिए गौरवशाली क्षण साकार किया है। ऐसा ये योद्धा सदियों में एक बार ही पैदा होता है। वो भले ही
मूलतः भारतीय नहीं थे, लेकिन कई भारतीयों से वो ज़्यादा भारतीय थे। ये आज की पीढ़ी को बताना ये बेहद ज़रूरी समझता हूँ। गौरवशाली अपना 37 साल का आर्मी करियर समाप्त करने के बाद 31 जुलाई 1978 में 31 जुलाई 1978 में वो सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें 2 राज्यों का गवर्नर बनाया गया। वो है 19 अप्रैल 1998 से 26 नवंबर 1999 तक वो गोवा राज्य के राज्यपाल बने। 27 नवंबर 1999 से 8 मई 2003 ये कार्यकाल में वो पंजाब के राज्यपाल बने। पंजाब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कालखंड था, क्योंकि 80 के दशक में पंजाब जो आतंक के आग में झुलस रहा था, उससे वो उभर के प्रगति के पथ पर अग्रसर होने ही जा रहा था। उसी समय उनकी नियुक्ति पंजाब के राज्यपाल के रूप में हुई और उन्होंने बखूबी अपना योगदान पंजाब के प्रगति में दिया। ये एक उल्लेखनीय उनके करियर का एक हिस्सा है। उन्होंने निवृत्ति पश्चात 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम है सरेंडर एट ढाका बर्थ ऑफ ए नेशन और दूसरे किताब का नाम है नेशन एंड एन ओडिसी इन वॉर एंड पीस। उनकी जो सरेंडर ऑफ ढाका एंड बर्थ ऑफ ए नेशन ये एक प्रसिद्ध किताब है। इस किताब का चीनी, थाई, पर्शियन, अरेबिक, हिब्रू और बंगाली इन भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। इतना ही नहीं, दिस बुक इज स्टडीड इन मेनी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन अब्रॉड एंड मेनी यूनिवर्सिटीज़। इतना ये किताब को अहमियत है, महत्व है। तो निवृत्ति के पश्चात भी वो खामोश नहीं रहे। कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में उन्होंने काम किया। मदर टेरेसा के साथ भी उन्होंने चैरिटी में अपना योगदान दिया। जनरल जैकब एक सिर्फ स्ट्रैटेजिस्ट और टफ जनरल ही नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। 2009 में उन्हें इज़राइल में आने का निमंत्रण दिया गया। उस समय क्योंकि वो जूस थे और इज़राइल जू बहुल राष्ट्र है, ये अब सबको मालूम है। तो 2009 में वहाँ के उस समय के राष्ट्रपति शिमोन पेरेज ने उन्हें निमंत्रण दिया। वो गए वहाँ पे। वो जाने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने उन्हें खुला निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि आप इज़राइल में माइग्रेट हो जाइए, हम आपको नागरिकता देंगे। इस बहादुर भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया, आई एम एन सन ऑफ इंडिया, आई वुड डाई ऑन इंडियन सॉइल। 2009 में इज़राइल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेज ने लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को इज़राइल आने का निमंत्रण दिया। उसके अनुसार वो इज़राइल गए। वहाँ जाने के बाद इज़राइल के राष्ट्रपति ने उन्हें खुली ऑफ़र दी कि आप इज़राइल इमिग्रेट हो जाइए, हम आपको नागरिकता बहाल करने को तैयार हैं। उसके ऊपर उस बहादुर भारतीय फौजी ने क्या जवाब दिया, ये एक मिसाल है। उन्होंने कहा, आई एम ए सन ऑफ इंडिया, आई वुड डाई ऑन इंडियन सॉइल, आई सर्व्ड माई कंट्री एंड माई बिलोव्ड कंट्री। ये उनका जवाब था। एक जवाब किसी भी भारतीय को अपनी गर्दन सीधी करने में और अपना सीना गौरवान्वित करने में सक्षम है। उसके बाद उन्हें इज़राइल ने सम्मानित भी किया अप्रैल 2019 में। आपका जो कर्तृत्व है, आपकी जो बहादुरी है, आपका जो कौशल है, उसे जब दुश्मन एक्नॉलेज करता है, उसका संज्ञान लेता है, तो आपके करियर में 4 चांद लगना ये तय है। जनरल जैकब के बारे में ऐसा ही हुआ। वो क्या हुआ? शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने एक हार के कारणों की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया। उसका नाम था हमदुदुल रहमान कमीशन ऑफ इंक्वायरी। जब उस इंक्वायरी कमीशन के सामने जनरल नियाजी की पेशी हुई, तब उनसे सवाल पूछा गया। तो वो सवाल क्या था? वो सवाल ऐसा था,
when you had 26,400 troops in Dhaka and Indians few thousand outside, and you could have fought on for at least 2 weeks, why did you accept shameful unconditional public surrender and provide guard of honor command by your ADC? यानी किसी राष्ट्र की किस तरीके से ऐसी तैसी की जा सकती है, इसका एक बेहतरीन नमूना है। क्योंकि जनरल जैकब ने पब्लिक सरेंडर की तो मांग रखी, हथियार डालने की तो मांग रखी, उसमें एक ऐसी मांग रखी कि पाकिस्तानी टुकड़ी और भारतीय टुकड़ी को सरेंडर के पहले हमारे ईस्टर्न कमांड के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना चाहिए और करना पड़ेगा। उसके अनुसार पाकिस्तानी फ़ौज को भी हमारे जनरल को सैल्यूट करना पड़ा। इससे ज़्यादा अपमान किसी सेना के लिए क्या हो सकता है। तो ये जो एक सदमा पाकिस्तान को लगा है वो आज तक उसके दिल में है। इतना ज़बरदस्त इस घटना का इम्पैक्ट पाकिस्तान पर है और उसका पूरा श्रेय लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को जाता है। तो उसके ऊपर नियाज़ी ने क्या जवाब दिया, ये बहुत मज़ेदार किस्सा है। नियाज़ी रिप्लाइड, ही वॉज कंपेल्ड टू डू सो बाय जनरल जैकब हु ब्लैकमेल्ड हिम इनटू सरेंडरिंग दिस ही रिपीटेड इन हिज बुक। और यही किस्सा उन्होंने अपने किताब में भी लिखा। कुछ साल बाद उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम था बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जैकब ने ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल क्या किया? उस समय पाकिस्तानी फ़ौज की संख्या लगभग 25,000 थी और भारतीय सैनिकों की संख्या सिर्फ 3,000 थी। लेकिन जब सरेंडर मेमो उनके सामने जो दस्तावेज़ रखा गया था, उसके पहले उन्होंने ये कहा था नियाज़ी को कि हमारी तो 15,000 फौज आज ढाका में मौजूद है। वास्तविकता उसके परे थी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल जैकब का कौशल्य ये था कि उन्होंने वो आभास निर्माण किया और वो बात नियाज़ी के गले में उतारी। इसलिए उन्हें सरेंडर होने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने नियाज़ी को ये बताया कि यदि आप हमारी सरेंडर की शर्तों को नहीं मानते हैं तो हम मुक्ति बाहिनी, जो वहाँ की सेना थी बांग्लादेश की, जो विद्रोही सेना थी, वो पाकिस्तानी सेना को प्रति बदला लेने के लिए आतुर हो गए थे, बेताशा हो गए थे। हम आपको उनके हवाले करेंगे और उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा भारतीय सेना का। और यदि उसके बाद जो ब्लडशेड होता है, खून खराबा होता है, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे। ये जब एस का तुक्का जब जनरल ने फेंका तो नियाज़ी के आँख से आंसू आने के सिवाय और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता था। तो ये जनरल जैकब का कौशल्य है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एक नेशनल डिफेंस कॉलेज इन स्टडी है, उसमें क्या लिखा है वो ही, उस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। उसमें ये लिखा है, द इंडियन प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड देयर ऑफेंसिव इन टेक्स्ट बुक मैनर। It was a classic example of thorough planning, minute coordination and bold execution. The credit clearly goes to the General Jacob's meticulous preparation in the Indian Eastern Command and to the implementation by his corps. ये दुश्मन ने दी हुई कॉम्प्लीमेंट्स है, इससे बड़ी कोई कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकती किसी भी फौजी के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल जैकब का 13 जनवरी 2016 को आयु के 95 साल में 95 के उम्र में देहावसान दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ। जनरल जैकब ये ज़िंदगी भर अविवाहित थे। उनका इस देश में कोई भी रिलेटिव मौजूद नहीं था। एक तो गुजर गए थे, या उनके जो 2 भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दोनों इंग्लैंड में शिफ्ट हुए थे। उन सेना ही उनका पूरा परिवार था। अंत तक वो एक सैनिकी बैरक में ही रहते थे, वहीं पे उनका अंत हुआ। लेकिन मृत्यु के 2 साल पहले 93 साल के जब वो हो गए थे, तो उन्होंने एक दिल्ली के यंग युवा पीढ़ी के लिए एक पैशनेट लेटर लिखा, खत लिखा।
उस खत में भारतीय होने का एक गौरव झलकता है, युवा पीढ़ी के भविष्य के बारे में उनकी चिंता दिखती थी, भारत के गरीबों के प्रति उनकी आस्था झलकती थी, महिलाओं के प्रति वो किस तरीके से सम्मान करते थे, किस संवेदनशीलता रखते थे, उसकी झलक मिलती थी। वो पत्र जो उन्होंने लिखा वो इस प्रकार है। वो पत्र में वो कहते हैं, आई एम 93 नाउ, ए रिटायर्ड आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल, perhaps still wearing the old on my sleeves on the last leg of my life. I never married. I have no family with me. The last trace of my bloodline will forever be vanished from the face of India and earth. I have no son, but when I think of it, I see my sons and daughters in every young face of this country. You are all my sons and daughters. And hence this letter. I write to you. While I am proud to be a Jew, I am an Indian through and through. And I ask you all to make India your prime identity. Army life has taught me importance of duty. Stand tall and resolve to serve the nation and never waver. Our duty is to serve. You need to do what you feel is right and strive and seek and find and conquer. This is the only way to be true to yourself. What worries me most is swarming poor of our nation. The privileged youth, India should take our ownership of situation. I like to the young of this nation. You are far better trained and far more professional than my generation. Sound economic and strategic planning will bring about the required change. Usher in your nation. Sons, respect women. I do not understand how crime against women can happen. I have no answer to them. I can only appeal to those willing to lend an ear. I am finished now, but you are only beginning with a difference. If I had married, I would have wanted my son or daughter to be an army man. Army life is clean, disciplined, and has purpose. Think about this career option too, but also bear in mind, army life is not just song, dance and glass of scotch. Let me tell you, my favorite drink is water. उन्होंने जो किताब लिखी है, ए बर्थ ऑफ ए नेशन, फॉल ऑफ ढाका, उस किताब में के प्रस्तावना में उन्होंने जो लिखा है, वो किताब उन्होंने भारतीय सेना को अर्पण की है। वो अर्पण करते समय एक प्रसिद्ध इंग्लिश उपन्यासकार और राइटर, उनकी कुछ पंक्तियाँ उन्होंने कोट की है। उन पंक्तियों को कोट करके मैं अपना संबोधन यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। वो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। टू द इंडियन आर्मी एंड द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, आई हैव ईटन योर ब्रेड एंड योर सॉल्ट, आई हैव ड्रंक योर वाटर एंड वाइन, द डेथ ये डाइड आई हैव वॉच्ड बिसाइड, एंड द लाइव्स ये लिव्ड वेयर माइन। इस राइटर का नाम है रुडोल्फ किपलिंग। ये पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए उन्होंने अपने किताब को भारतीय सेना को समर्पित की। इन सब बातों को जानने के बाद आपको इस व्यक्तित्व के बाद की महानता की शायद कुछ झलक मिल गई होगी, और ऐसा व्यक्ति हमें मिला और हमारे विजय को साकार किया। ये बहुत बड़ी एहसान उन्होंने इस देश पर किया है, इस देश की जनता पर, हमारी देश को जनता के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए इस बात का कभी विस्मरण न हो। ये बातें, ये उनका कंट्रीब्यूशन, ये उनका योगदान हमेशा याद रहे। यही आज के संबोधन का उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद।